हाँ जी। एक किसी स्टूडेंट का एक ऑनलाइन क्वेश्चन है कि थार का कितना परसेंट राजस्थान में है। तो डेजर्ट का अभी हम लास्ट में पार्ट कवर करेंगे तो उसमें परसेंटेज आ जाएगा कि इंडिया में डेजर्ट कुछ स्टेट में फैला हुआ है, जैसे गुजरात में है, राजस्थान में है, और यही डेजर्ट आगे पंजाब हरियाणा में भी फैला हुआ है। जिसमें इन चारों राज्यों में अगर इस डेजर्ट को 100% माना जाए तो राजस्थान के हिस्से में 62% है। राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को अगर हम 100% माने, राजस्थान को 100% माने, तो उसमें चार भाग होते हैं: हाड़ौती, ईस्टर्न प्लेन, अरावली और डेजर्ट। तो उन चार भागों में डेजर्ट का योगदान होता है 61.11। और एक चारों राज्यों में जो डेजर्ट है उस डेजर्ट को 100% माना जाए, सिर्फ डेजर्ट को, तो उस डेजर्ट में राजस्थान के पास रहता है 62%। तो इंडिया के पास जो टोटल थार है वो वर्ल्ड का 85% है, क्योंकि बाकी 15% पाकिस्तान में भी है। तो इंडिया के पास कितना थार है? 85। इंडिया का जो थार है वो 100% मान लिया जाए तो उसमें राजस्थान के पास कितना है? 62। और राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को 100% माना जाए तो उसमें डेजर्ट कितना है? तो उसमें डेजर्ट 61.11। तो ये वाले फैक्ट्स हैं, अपन आगे यूज करेंगे, वहाँ लिखवाएंगे, वहाँ समझ में आ जाएगा। तो लास्ट में हमने स्टार्ट किया था स्टडी ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल का अध्ययन। तो डेजर्ट के स्टडी के अंदर हमने इसके दो भाग, मरुस्थल के दो भागों में, एक था एरिड और दूसरा भाग था इसका सेमी एरिड। यानी एक शुष्क मरुस्थल वाला भाग था और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क वाले को हम एक नाम और भी देते हैं, राठी। सेमी एरिड वाले को बांगर या बांगड़ प्रदेश। तो ये वाला एरिड हमने स्टार्ट किया था, यानी जो 0 से और 25 सेंटीमीटर या लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन इज नोन एज एरिड डेजर्ट। और अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, एरिड डेजर्ट अगेन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, विदाउट सैंड ड्यून और विद सैंड ड्यून। यानी एरिड मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक बालू का स्तूप मुक्त और एक बालू का स्तूप युक्त। और तो जो मुक्त एरिया, तो वो मुक्त क्यों है? क्योंकि वहाँ रॉकी डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पत्थर वाला मरुस्थल है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? हमादा। जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इनके कुछ एरिया में मैक्सिमम जैसलमेर। और जो विद सैंड ड्यून है, वो विद सैंड ड्यून क्यों है, यानी रेत के टीले क्यों है? क्योंकि वहाँ विंड्स के द्वारा सॉइल को डिपॉजिट किया जाता है, पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है, और उसके निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति स्ट्रक्चर को बालू का स्तूप कहा जाता है, जो मैक्सिमम जैसलमेर में। एंड ऑल टाइप सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन जोधपुर। यानी बालू का टीले ज़्यादा वहाँ है जहाँ मरुस्थल अधिक है, यानी जैसलमेर में। और ऑल टाइप सभी प्रकार प्रेजेंट कहाँ है? जोधपुर। जिसमें से कुछ स्पेसिफिक टाइप यानी विशेष प्रकार हैं, जो मैंने कल आपको करवाए भी थे। जिसमें एक तो अर्धचंद्राकार, जो मोस्ट डायनेमिक माना जाता है, यानी सबसे गतिशील जो माना जाता है, वो बरखान। एक बरखान के यानी ये जो आकृति है इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, इसको नाम क्या दिया जाता है? पैराबोलिक। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये सभी डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में यानी 12 मरुस्थलीय जिलों में। फिर एक बरखान की भुजा आगे की ओर बढ़ जाए तो इसको इसको हम सिर्फ सैंड ड्यून कहते हैं। तो बरखान के निर्माण के दौरान विंड डायरेक्शन चेंज होने से उसकी एक भुजा आगे की ओर बढ़ती है, जिसको हम सिर्फ। तो ये लगभग जैसे बरखान से रिलेवेंट ही है लगभग। नेचर अलग अलग हैं इनके। लास्ट में मैंने आपको दो फैमिली करवाई थी, एक तो राइट एंगल वाले और एक पैरेलल बनने वाले। तो पैरेलल वाले में एक तो सिर्फ होता है, और एक पैरेलल वाले को हम क्या नाम देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर सैंड ड्यून। और फिर एक सैंड ड्यून ये थे जिसमें इरेगुलर विंड्स होती हैं, जिसमें 3 या 3 से भुजाएं अधिक होती हैं। यह होता है अपना स्टार टाइप, तारानुमा बालू का स्तूप। एक जिसमें विंड डायरेक्शन के राइट एंगल पे जो बनते हैं, तो ये टी बनता हुआ दिखाई देता है, ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स। और एक कौन सा हुआ था जो विंड डायरेक्शन के समानांतर बन रहा था? एंड जो इस तरीके से लंबे बनते हैं, लॉन्गिट्यूडनल या लाइन के रूप में बनते हैं, वो लीनियर सैंड ड्यून। रेखीय या रेखिक बालू का स्तूप। रेखीय या रेखिक दोनों ही ठीक है। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था। लास्ट में एक सातवें प्रकार के रूप में एक नाम लिखवाया था आपको, यही था ना?
सही के नीचे लग गई थी क्या मात्रा? सही के नीचे लगाई। कल तो मैंने वही गलती कर दी जो बुक में कर रखी है। बुक्स में अपने ये हिंदी वाली में ये लिखा हुआ रहता है। अच्छा वो बताने ही वाला था, इतने में एंड कर दी थी फिर क्लास को। वो हेडिंग लिख लिया लगता है आपने। तो इसको हिंदी वाली अपनी जो बुक होती है हिंदी ग्रंथ अकादमी में, उनमें ये लिखा हुआ रहता है सब्र। तो ये सब्र नहीं होता, ये होता है श्रब। श्रब का मीनिंग होता है झाड़ी। तो ये झाड़ियों के पास बनते हैं। तो इसमें वाइटनर काम आएगा, आज आपके कई दिन हो गए बंद किए हुए। तो इसमें रह की मात्रा यहाँ बै से हटा के या उस मात्रा को बै में मिला दो आगे बढ़ा के, सही के नीचे लगा। तो ये बालू का स्तूप बनते हैं जैसे डेजर्ट एरिया है। ये वाला सही। ये अपने मरुस्थल में जहाँ छोटी झाड़ियाँ होती हैं, जिनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बुश या श्रब। अब ये जो कंटीली या जो थोरनी बुश कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है। और इन झाड़ियों की हाइट में मिट्टी रुकती है कई बार इनके पास में। तो इन झाड़ियों के पास में जो स्मॉल ड्यून्स बनते हैं, छोटे बालू का स्तूप बनते हैं, इन झाड़ियों की हाइट में मिट्टी जमा होती है। इनको नाम दिया जाता है झाड़ियों के पास में जो बालू का टीले, छोटे बालू का टीले। जो स्मॉल सैंड ड्यून्स बनते हैं, इन स्मॉल सैंड ड्यून्स को कहा जाता है। अब लिखने को आप इनको लिख दो झाड़ी वाले रेत के टीले, लेकिन थोड़ा अजीब लगेगा झाड़ी वाले रेत के टीले। इसका इंग्लिश वाला जो टर्म्स है वही यूज कर रखा है, हिंदी में भी इन्होंने श्रब वाला वही लिखा है, श्रब का पीस। तो श्रब का पीस का मीनिंग ये होता है कि मरुस्थल में झाड़ियों के पास निर्मित छोटे बालू का स्तूपों को। तो इसमें कीवर्ड आपके लिए पहचानने के लिए ये शब्द आता है झाड़ी। तो झाड़ी का जो इंग्लिश वर्ड ये वाला श्रब वाला जो मीनिंग है वो लिया गया। तो मरुस्थल में झाड़ियों के पास निर्मित छोटे बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? झाड़ी वाले बालू का स्तूप यानी श्रब का पीस। तो लिखना इस नाम से ही होता है इसको। तो डायग्राम में ये इंडिकेट कर दो कि स्मॉल जो हैं वो श्रब या बुश वाले पार्ट हैं, उनके नज़दीक स्मॉल ड्यून्स होते हैं। तो ड्यून्स को इंडिकेट करना है स्मॉल सैंड ड्यून, छोटे बालू का स्तूप। डेफिनेशन में आएगा इसमें। कंडीशन तो वही है, अपने डेजर्ट में बनने ही है। तो मरुस्थल में झाड़ियों के पास निर्मित छोटे बालू का स्तूपों को, मरुस्थल में झाड़ियों के पास निर्मित छोटे बालू का स्तूपों को श्रब का पीस कहा जाता है। मरुस्थल में झाड़ियों के पास निर्मित छोटे बालू का स्तूपों को श्रब का पीस कहा जाता है। स्मॉल सैंड ड्यून्स which are formed which are formed along bush लिख सकते हो या around bush या shrub। स्मॉल सैंड ड्यून which are formed surround या along along bush और shrub are known as shrub का piece। स्मॉल सैंड ड्यून्स which are formed along या surrounded shrub और bush are known as या are called shrub का piece। तो सामान्य सी बात है, जो झाड़ी के पास बनते हैं वो झाड़ी वाले रेत के टीले, लेकिन लिखने में झाड़ी वाले रेत के टीले नहीं, इंग्लिश वाले टर्म्स को यूज करते हैं। तो हिंदी में भी शब्द यही आता है, श्रब बालू का स्तूप। तो स्मॉल सैंड ड्यून्स विच आर फॉर्म्ड अलोंग बुश और श्रब आर नोन एज श्रब का पीस। अब ये उस जिले में होंगे जहाँ
जीरो फाइट वेजिटेशन अधिक होती है, कंटीली वनस्पति अधिक होती है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, राजस्थान के बड़े जिलों के नाम लिखने होते हैं इसमें। जे बीबी जे वाले जो बताए थे ना आपको, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेगा These sand dunes are mostly found in जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एवं जोधपुर में पाए जाते हैं। बड़े जिलों के नाम पहले लिखने, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। यानी वही हैं बड़े जिलों के नाम है जे बीबी जे वाले, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। These sand dunes are mostly found in जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एंड जोधपुर। एरिया बताने के बाद लास्ट में नोट में एक पॉइंट मेंशन करना। इनके लिए एक शब्द, एक टर्म्स और यूज होता है नेबखा। तो जनरली नेबखा इस टर्म्स में भी यूज किया जाता है, जैसे आप इस साइड से चल रहे हो तो आपके लिए झाड़ी के पीछे वाला जो ये ड्यून्स है इसको नेबखा कहा जाता है। तो अब इस साइड से जा रहे हो तो ये बिहाइंड या पीछे वाला है, आप उस साइड से आओ तो ये पीछे वाला हो जाएगा। तो मीनिंग तो वही है कि झाड़ियों के पास वाले रेत के टीलों को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, नेबखा। तो झाड़ियों के पीछे कौन, नेबखा। भाई आवश्यकता पड़ने पे तो कोई भी हो सकता है पीछे, लेकिन यहाँ पे कौन है, नेबखा। तो इसमें लिखेगा इन बालू का स्तूपों को नेबखा भी कहा जाता है। These dunes are also known as नेबखा। इन सैंड ड्यून्स या बालू का स्तूपों को नेबखा भी कहा जाता है। तो नेबखा का मीनिंग भी ये लेना, सरब का पीस। इन बालू का स्तूपों को नेबखा भी कहा जाता है। These sand dunes are also known as नेबखा। अब जो ड्यून्स के टाइप हैं, जो राजस्थान में इंपॉर्टेंट ड्यून्स है उसमें एक लास्ट है नेटवर्क सैंड ड्यून। अब नेटवर्क वाले जो बालू का स्तूप हैं इनका मीनिंग है, जैसे ये बरखान सैंड ड्यून्स हैं, कंटिन्यूस इसके पास बरखान है और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं कनेक्टिविटी में। तो इनको कहा जाता है कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स यानी नेटवर्क सैंड ड्यून। कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स आर नोन एज नेटवर्क। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मोबाइल है, उसमें एक कोने में तो ये साइन आता है अपना बैटरी वाला, जो रात को आपने छोड़ी है वो, और एक साइड में आता है ये आपका नेटवर्क का साइन। आपने कहीं फ़ोन मिला रखा है, अचानक ये वाला पार्ट है ये गायब हो जाए तो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सामने से फ़ोन आएगा, ये फ़ोन क्यों काटा, फिर आप रिप्लाई करोगे काटा नहीं, मैंने डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क में नहीं था। तो नेटवर्क का मीनिंग होता है कनेक्टिविटी में रहना। नेटवर्क यानी कनेक्टिविटी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है। भाई नेटवर्क कोई सैंड ड्यून का टाइप नहीं है, कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ बरखान है, अनुप्रस्थ हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, वो सारे आपस में जुड़े हुए होंगे, उसको नेटवर्क सैंड ड्यून कहा जाएगा। तो इसका मीनिंग कोई भी बालू का स्तूप आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिंग ड्यून्स के ग्रुप को यानी जुड़े हुए बालू का स्तूप के ग्रुप को ही क्या बोला जाता है, नेटवर्क बोला जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बालू का स्तूप नहीं सिर्फ एक टर्म्स है, लेकिन ज्योग्राफी मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग चलती है। और उन्होंने इसको क्या मान रखा है, ड्यून्स मान रखा है। तो अपने को टाइप्स ऑफ ड्यून्स में इसकी काउंटिंग भी करनी है, लेकिन इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना, क्योंकि कनेक्टिविटी में सिर्फ टर्म्स याद रखनी है, मीनिंग याद रखना है। ठीक कि इसमें कनेक्टिंग ड्यून्स, कनेक्टिंग कोई भी हो सकते हैं। कनेक्टिंग ड्यून्स आर नोन एज नेटवर्क सैंड ड्यून। आपस में जुड़े हुए या एक दूसरे से जुड़े हुए बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। तो डेफिनेशन लिखिएगा, कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स, कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स आर नोन एज नेटवर्क सैंड ड्यून। आपस में जुड़े हुए या एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों ही ठीक है। आपस में जुड़े हुए बालू का स्तूपों को
नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। यानी जो कनेक्टिंग है एक दूसरे से, तो वो बालू का स्तूपों का एक नेटवर्क बन जाता है कंटिन्यूस। और ये नेटवर्क उन एरियाज में ज़्यादा होता है जहाँ नंबर ऑफ ड्यून्स ज़्यादा होते हैं, लाइक जैसलमेर एंड बीकानेर। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, दिस ड्यून्स आर जनरली फाउंड इन जैसलमेर एंड बीकानेर। ये बालू का स्तूप सामान्यतः जैसलमेर बीकानेर में पाए जाते हैं। दीज सैंड ड्यून्स आर जनरली फाउंड इन जैसलमेर एंड बीकानेर। यानी जहाँ डेजर्ट अधिक होता है उन क्षेत्रों में जनरली ज़्यादा होते हैं। डायग्राम कोई भी नहीं बनेगा इसमें, क्या बनाए बताओ। सारे बरखान बना दो तो कनेक्टिंग वो हो जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट कनेक्टिंग ही हो गए। सारे अनुप्रस्थ बना दो, चाहे सब अलग अलग बना दो इसमें। ये एक बरखान बना दिया, एक सिर्फ सैंड ड्यून बना दिया, ये जुड़े हुए हैं। एक राइट एंगल ड्यून्स है यहाँ पर। तो ये ड्यून्स वाला जो एरिया है, यानी जहाँ अलग अलग प्रकार के रेत के टीले हों और आपस में जुड़े हुए हों। हो सकता है एक ही प्रकार के सब जुड़े हुए हों। तो इसका मीनिंग है नेटवर्क सैंड ड्यून हो गया है। इसका मीनिंग ये होता है कि बालू का स्तूपों का एक नेटवर्क है, कनेक्टिंग ड्यून्स हैं। तो कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स इज नोन एज नेटवर्क सैंड ड्यून। जैसे अपने नेटवर्क में होता है मोबाइल, जैसे कोई व्यक्ति आपके नेटवर्क में है, तो नेटवर्क का मीनिंग आपकी कनेक्टिविटी में है, आपसे जुड़ा हुआ है। तो ड्यून्स जब आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो मेजर मेनली मेन डेजर्ट पार्ट में होते हैं, और मेन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट होते हैं जैसलमेर और बीकानेर, तो उन क्षेत्रों में ये ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो डायग्राम इसमें कोई भी नहीं बनाना। एक आजकल अवरोधी बालू का स्तूप के नाम से एक और दिया जाने लग गया है। एक्चुअली एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ रहता। इसमें जनरली लिखा जाता है कि अवरोधी बालू का स्तूप है, पुष्कर के आसपास पाए जाते हैं अजमेर की पहाड़ियों में। ये शायद इसलिए है क्योंकि जहाँ अरावली के जो माउंटेन्स हैं, उनके अवरोध के कारण वहाँ जहाँ मिट्टी के टीले बने हुए हैं। हालांकि ऐसे कोई अवरोध आता है तो जनरली बालू का स्तूप जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रांसफरस। सामने कोई बैरियर आता है तो जो मिट्टी जमा हो जाती। लेकिन कई बार क्या होता है कि मिट्टी पूरे यूं पहाड़ियों के राइट एंगल पे यहाँ जमा नहीं होके कुछ पहाड़ियों के बीच में जैसे रेत का टीला बन गया है ये। तो यहाँ पे जैसे पहाड़ियों से घिरा हुआ रेत का टीला है, तो जनरली शायद इसके लिए बैरियर यूज करते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर विंड्स को निकलने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं मिलती। और जो सॉइल आती है उसको पूरी को यहाँ डिपॉजिट करना होता है। तो इसमें चारों ओर से माउंटेन्स बैरियर के रूप में। तो अवरोधी बालू का स्तूप, इसका मीनिंग बैरियर सैंड। तो ये बैरियर सैंड सामने कोई बैरियर या अवरोध आने से बनता है। तो इसमें जनरली एक लोकेशन याद रखनी है कि बैरियर सैंड आर मोस्टली फाउंड इन पुष्कर, ब्रैकेट में आगे अजमेर। जैसे आपने अजमेर पुष्कर वाला जो मेला आयोजित होता है, तो पुष्कर थोड़ी दूर पे तो वो झील है, और झील वाले एरिया से बाहर निकलते बाहर रेत के टीले हैं, जहाँ ऊँटों वगैरह का इनका मेला लगाया जाता है, पहाड़ों के बीच में रेत के टीले हैं। इसका मीनिंग वो माउंटेन्स के बैरियर के कारण बने हुए हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक नाम याद रखना है कि बैरियर एंड ड्यून्स, क्योंकि ये नया, जैसा ही मैंने कहा था ना, ड्यून्स टाइम टू टाइम नए नए फाइंड आउट होते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में जाके देखो तो ड्यून्स, नंबर ऑफ ड्यून्स है वो 30 से भी ज़्यादा है। तो राजस्थान में जो फेमस 5-7 ड्यून्स हैं, उसमें आजकल एक ये नया नाम आने लग गया है, बैरियर सैंड ड्यून्स, अवरोधी बालू का स्तूप। तो इसमें लोकेशन इंडिकेट करनी। 9 नंबर ही है ना। बैरियर सैंड ड्यून, अवरोधी बालू का स्तूप। इसमें लिखिए, ये बालू का स्तूप मुख्यतः पुष्कर में पाए जाते हैं। पुष्कर में ब्रैकेट में आगे अजमेर लिख देना। वैसे देखा जाए तो अजमेर पुष्कर क्या है, नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है, अरावली का पार्ट, लेकिन उस क्षेत्र में मिलते हैं अरावली के पार्ट। यानी दीज सैंडून्स आर फाउंड इन पुष्कर, ब्रैकेट में अजमेर। ये बालू का स्तूप पुष्कर में पाए जाते हैं।
एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो ये बालू का स्तूप पुष्कर में पाए जाते हैं, जो मुख्यतः पहाड़ियों से घिरे हुए, विच आर कवर्ड बाई हिल्स, जो पहाड़ियों से घिरे हुए। इसका मीनिंग इसमें जो हिल्स हैं ये बैरियर्स हैं। इसका मीनिंग पहाड़ियों के अवरोध के कारण ये जो बने हुए बालू का स्तूप है ये अपने आप में अवरोधी बालू का स्तूप। बाई चांस फैक्ट में आजकल क्या है, ये टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स लिखने लग गए एक साइड में। जैसे यहाँ लिख दिया बरखान, यहाँ ट्रांसफरस, यहाँ अनुप्रस्थ, यहाँ लिख दिया अवरोधी या बैरियर, और एक लिख दिया अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इनके सामने डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, आपके एरियाज लिखते हैं, फिर इनको आपस में यूँ सुमेलित करवाते हैं कि कौन से ज़िले में कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल बरखान, तो बरखान किससे सुमेलित होगा, या तो इधर शेखावाटी लिखा हुआ रहे या कहीं पे चूरू भालेरी विलेज लिखा हुआ रहे। अनुप्रस्थ के लिए जरूरी है जिला बीकानेर या चूरू या झुंझुनू, मुख्यतः बीकानेर। अवरोधी वाला है इसमें पुष्कर, पुष्कर या अजमेर। अनुदैर्ध्य इसमें सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, या तारानुमा या स्टार टाइप जैसलमेर। ऑप्शन नहीं है तो श्री गंगानगर सूरतगढ़। तो इन 4-5 बालू का टीलों में लोकेशन बताई हुई, तो इनमें डिस्ट्रिक्ट याद रखिए। सबसे ज़्यादा लोकेशन में ये ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन आजकल इस तरीके से देखे ड्यून्स और जो फेमस ड्यून्स हैं राजस्थान के, उनके डिस्ट्रिक्ट सुमेलित करवाए जाते हैं। और उनमें से 2-3 भी पता है तो एक तो अपने आप मैच हो जाएगा। तो एक आधे का इनमें नहीं भी पता हो तो काम चलेगा, कम से कम 2-3 का पता होना चाहिए। और कई बार पता होता है कि 4 में से एक का पता है, लेकिन उस एक से भी काम हो जाता है, क्योंकि वो जो ऑप्शन होता है वो बाकी और 3 ऑप्शन में होता ही नहीं। तो इसका मीनिंग एक का पता था लेकिन फिर भी क्वेश्चन ठीक था। तो ये राजस्थान में 7-8 फेमस ड्यून्स है, इनके नाम लगभग याद रखे। कई बार तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। जैसे एक ऑप्शन है सिर्फ, जब ड्यून्स नहीं पढ़ते तो अपने लिए तो ये बालू का स्तूप नहीं होता। राजस्थान वालों के लिए बालू का स्तूप एक ही होता है, बरखान, क्योंकि सबसे फेमस ड्यून्स है वो हमारे बरखान है। इसका जनरली जब हमारी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी हुई होती, बरखान नाम थोड़ा बहुत अगर नाम सुना हुआ है तो ये बरखान वाला पार्ट एक ही नाम सुना हुआ रहता है, बाकी हमारे लिए इसके अलावा बालू का स्तूप होते ही नहीं है। लेकिन अभी हमने पढ़ा तो 7-8-9 का अपने को पता चला कि ये भी होते हैं। तो इसमें ज्योग्राफिकल टर्म्स यूज होती हैं, जैसे सिर्फ अपने को पता है ड्यून्स है, बरखान, बरखान ये भी सैंड ड्यून्स है। अवरोधी या बैरियर सैंड ड्यून, तो ये भी बालू का स्तूप है। एक जैसे शब्द दिया गया पिडमांट, तो ये शब्द हमने सुना ही नहीं ड्यून्स के अंदर, इसका मतलब ये बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा निम्नलिखित में से ड्यून्स कौन सा नहीं है, तो ड्यून्स कौन सा नहीं है इसके लिए तो पूरी ज्योग्राफी की टर्म्स पढ़ा दो आपको कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक दिन आप खुद कहोगे सर जो है वो बता दो हमें, वो मैंने बता दिए हैं आपको। तो जो 7-8 फेमस ड्यून्स हैं वो आपको कवर कर लेने हैं। उसके अलावा कोई नया शब्द आपको दिखाई दे इसका मीनिंग वो ड्यून्स नहीं है। जैसे यहाँ पिडमोंट शब्द यूज हुआ है, तो पिडमोंट मुख्यतः जो हिल्स होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, उसके नीचे के बेस एरिया को पिडमोंट कहा जाता है। ये चट्टानी भाग के रूप में तब तो ये पिडमोंट पठार है, और पहाड़ों के नीचे अगर ये सेडिमेंट या मिट्टी जमा हुई है तो ये पिडमोंट प्लेन के रूप में होता है। क्योंकि पिडमोंट शब्द है ये इटली का शब्द है, राहुल के ननिहाल का शब्द है, जिसमें पिड का मीनिंग फुट रीजन यानी पदीय भाग, पाँव वाला हिस्सा। और जो आगे लिखा हुआ है जो माउंट शब्द, उस पिडमोंट का मीनिंग होता है माउंटेन। तो इसका मीनिंग होता है फुट रीजन ऑफ माउंटेन या बेस एरिया ऑफ माउंटेन। बेस एरिया ऑफ माउंटेन या फुट रीजन ऑफ माउंटेन इज नोन एज पिडमोंट। इटालियन लैंग्वेज में पिड का मीनिंग जो होता है वो फुट रीजन यानी बेस एरिया या पदीय भाग, यानी पर्वतों का पद या पाँव वाला हिस्सा ही है, तो इसको बेस एरिया या फुट रीजन कहा जाता है। तो फुट रीजन और बेस एरिया ऑफ माउंटेन इज नोन एज पिडमोंट। राजस्थान में पिडमोंट इस कलाकृतियाँ अरावली के पास में पाई जाती हैं, बनास के मैदान में, जिनके लिए एक स्थान आता है राजसमंद, राजसमंद का देवगढ़ी। तो ये हम आगे अरावली में शब्द यूज करेंगे। तो ये डेजर्ट में यूज नहीं होता पिडमोंट, ये अरावली के आसपास में होते हैं। तो अपना जो एरी डेजर्ट का जो पार्ट था ये अपना कंप्लीट हो गया। डेजर्ट को हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा था। तो एरिड में एक तो विदाउट सैंड ड्यून और एक विद सैंड ड्यून।
तो विद सैंड ड्यून में मीनिंग क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं वो कवर हो गए। तो ये वाला पार्ट अपना स्मॉल ए में लिया हुआ था क्या, देख लीजिए फर्स्ट में स्मॉल ए में ही लिखा हुआ होगा। अब सेकंड पार्ट है आपका सेमेरी डेजर्ट और बांगड़ रीजन। वर्षा की मात्रा एरिड से डबल होगी इसमें। कितनी होगी, एक तो अरावली वाला स्केल यूज होगा और एरिड का लास्ट वाला जो स्केल था, तो एरिड में अधिकतम वर्षा कितनी थी 25 सेंटीमीटर। तो इस अरावली रीजन और एरिड के बीच में है ये वाला पार्ट सेम एरिड। तो इसमें देखो डेफिनेशन दो तरीके से दी जा सकती है। एक तो इसके इस साइड में जो भाग है उसके नाम से, यानी एरिड डेजर्ट, और एरिड डेजर्ट के सामने ये भाग कौन सा है, ये भाग है अरावली माउंटेन। तो एक तो बेस ये लिया जा सकता है फिजिकल डिवीजन कि शुष्क मरुस्थल एवं अरावली के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को सेमेरिड कहा जाता है। या फिर इन दोनों के रेनफॉल स्केल, इसमें अधिकतम वर्षा कितनी है 25 और अरावली पे कितनी है 50। तो 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को सेमेरिड डेजर्ट कहा जाता है। तो शुष्क का मीनिंग होता है 25 और अरावली का मीनिंग होता है 50 सेंटीमीटर। तो अपन एरिड और अरावली ये शब्द यूज करेंगे, तो एरिड के ब्रैकेट में हम लिख देंगे 25 और अरावली के ब्रैकेट में 50। तो दोनों बेस पे डेफिनेशन हो जाएगी, रेनफॉल स्केल पे भी और जोग्राफिकल जो पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी। तो राजस्थान में शुष्क मरुस्थल यानी 25 सेंटीमीटर एवं अरावली रीजन मीनिंग 50 सेंटीमीटर के बीच में स्थित भौतिक प्रदेश को क्या कहा जाता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। तो इसमें ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन वो रटना नहीं पड़े, देख के समझ में आ जाए। एक पार्ट में अरावली और एक पार्ट में एरिड डेजर्ट यानी शुष्क मरुस्थल और अरावली, और उनके बीच में यह पार्ट इंडिकेट करना है अर्ध शुष्क मरुस्थल सेमी एरिड डेजर्ट। बीच में क्या जुमले छोड़ रहे हो, क्या चीज। डेफिनेशन में दोनों तरफ जो शब्द है उनको यूज करना है। शुष्क मरुस्थल ब्रैकेट में लिखो 25 सेंटीमीटर एवं अरावली ब्रैकेट में 50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को शुष्क मरुस्थल ब्रैकेट में 25 सेंटीमीटर एवं अरावली ब्रैकेट में 50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल जो डेजर्ट में एक तरफ ये लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर एवं अरावली जो सामने लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश कहा जाता है, यानी जो अपनी हेडिंग है वो ए फिजिकल डिवीजन विच इज लाइज बिटवीन एरिड डेजर्ट या विच इज लोकेटेड बिटवीन एरिड डेजर्ट ब्रैकेट में 25 सेंटीमीटर एंड अरावली रीजन ब्रैकेट में 50 सेंटीमीटर।
A physical division which is lies between arid desert 25 centimeter and Aravalli region 50 centimeter is known as semi-arid desert. Yes. बॉर्डर के ऊपर वो एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप कह रहे हो ना, स्थानांतरित होता है। तो स्थानांतरित होने वाला हर बालू का टीला जो आगे बढ़ता है वो एक कॉन्सेप्ट होता है, धरियन होता है वो। धरियन का मीनिंग होता है शिफ्टिंग सैंड ड्यून। जैसे अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ में तो बैरियर आ गए इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे अभी अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि उनके चारों ओर पहाड़ियाँ होती। बाकी जनरली हर ड्यून्स एक दो को छोड़ के विंड्स के साथ थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है। जैसे बरखंड सबसे तेज बढ़ता है, बाकी अनुदैर्य भी बढ़ते हैं, तारानुमा भी आगे शिफ्ट होते हैं। तो वो शिफ्ट होने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको नाम दिया जाता है धरियन, जो आगे पढ़ेंगे अपन। ये कॉन्सेप्ट आएगा अपने धोरे और धरियन। ये जो रेत के टीले होते हैं जिसमें लाइनें होती है इस तरीके से, जो गैप दिखाई देते हैं, ये होते हैं धोरे। जैसे अपने खेतों में नहीं होता इस तरीके से, अपन मिट्टी को थोड़ा यूं ऊपर उठा देते हैं, उसमें पानी छोड़ते हैं, तो अपन कहते हैं धोरों में पानी छोड़ दिया। तो इसी तरीके से जो लाइनें होती हैं वेवी टाइप सैंड ड्यून होते हैं। वेवी टाइप सैंड ड्यून यानी लहरदार रेत के टीले, और एक हवाओं के साथ जो धीरे धीरे शिफ्ट होते रहते हैं आगे। बरखंड तेज हो जाते हैं, बाकी दूसरे भी शिफ्ट होते हैं, तो इसको कहा जाता है शिफ्टिंग सैंड ड्यून। शिफ्टिंग का मीनिंग गतिशील या स्थानांतरित। तो हवाओं के साथ जो आगे बढ़ते रहते हैं शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, उनको नाम दिया जाता है धरियन। ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो धरियन का मीनिंग पहले रेत का टीला यहाँ था, हवा के साथ फिर आगे बढ़ गए, फिर वापस हवा चली, फिर आगे बढ़ गए। तो जो अपना अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्थान धारण करते रहते हैं वो धरियन होते हैं। और जिनमें लाइनें दिखाई देती हैं वो दोहरे होते हैं। जो रेत के टीले डेजर्ट में आप देखोगे तो यूं दोहरों के रूप में ही दिखाई देते हैं, और हर रेत के टीले में आपको दोहरे लाइनें यूं दिखाई देंगी। जैसे समुद्र का पानी है वो सूख गया हो और उसमें लाइनें आपको यूं दिखाई दे रही हैं, तो समुद्र में जो वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं, उनके बीच में जो एक गैप दिखाई देता है। उसी तरीके से अपने को ड्यून्स में ये वेवी टाइप लहरदार रेत के टीले, एक कीवर्ड होता है लहरदार। लहरदार बालू का स्तूप, स्थानांतरित बालू का स्तूप, तो उसमें कीवर्ड है लहरदार वेवी टाइप सैंड ड्यून, और इसमें शिफ्टिंग सैंड ड्यून। तो वेवी टाइप सैंड ड्यून इज नोन एज धोरे एंड शिफ्टिंग सैंड ड्यून इज नोन एज धरियन। स्थानांतरित होने वाले टीलों को धरियन कहा जाता है और लहरदार टीलों को धोरे। कन्हैयालाल सेठिया ने कविता भी लिखी है अपने रेत के टीलों पे डेजर्ट के ऊपर। आ धरती धोरारी, आ धरती मीठ है बोरारी, यानी ये धरती धोरों की धरती है, इस पे मीठे बोर मिलते हैं, मीठी मीठे बोरों की धरती है। बोर बोर ये गाँव में मिलते हैं, पेड़। तो वो जो शिफ्ट होते हैं हवाओं के साथ वो क्या होते हैं, धरियन होते हैं। जैसलमेर कहाँ से? पोखरण उस साइड से। ठीक, वेरी गुड। बीटेक ज्योग्राफी स्टूडेंट, वेरी गुड। मैं गलत हूँ आज? तो ज्योग्राफी क्या पीजी कर लिया आपने? पीजी कंप्लीट कहाँ से? जेएनयू जोधपुर से, अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था क्या, ये जो आपने पूछा वो मीनिंग ये था? नहीं, जो मुझे पता होता है सही होता है वही बताता हूँ, नहीं पता मैं मना कर दूंगा, मैं ये कहूँगा किताब में देख लेना। अच्छा, सेमेरिड का डेफिनेशन तो समझ में आ गया। तो सेमेरिड या बांगड़ का जो डेफिनेशन होता है वो एरिड का डबल होता है रेनफॉल को लेकर। शुष्क है इसका मीनिंग वर्षा कम है 0 से, ये है तो इसमें डबल है 25 से 50।
लेकिन 25 को रिप्रेजेंट कौन करता है, एरी डेजर्ट, और 50 को रिप्रेजेंट, तो अपन वो फिजिकल डिवीजन भी साथ में लिख देते हैं कि अर्ध शुष्क मरुस्थल वो है जो एरी डेजर्ट यानी 25 सेंटीमीटर एवं अरावली यानी 50 सेंटीमीटर के मध्य स्थित है, वो बांगड़। अब इसको एरिड को अध्ययन में हमने कितने भागों में बांटा था, 2 में, इसको 4 में बांटा जाएगा। तो कुछ मामलों में ये आधा है और ये डबल है, यानी 0 से 25 है और ये 25 से 50 से डबल, ये 2 भागों में बटा और ये 4। तो इसमें डेफिनेशन के बाद में स्टडी या अध्ययन में लिखेगा अर्ध शुष्क मरुस्थल को पुनः 4 भागों में बांटा जाता है, या अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से, अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में स्टडी अध्ययन लिख के उसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू सेमी-एरिड डेजर्ट अगेन डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट्स। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू सेमी-एरिड डेजर्ट अगेन डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट्स या 4 डिविजन्स। अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से पुनः 4 भागों में बांटा जाता है। तो ये जो फैक्ट लिखा ना 4 भाग, ये अंडरलाइन कर दीजिए। यहाँ एरिड में कितने थे, एरिड में 2, ये 4, वहाँ वर्षा थी 0-25, यहाँ 25 से 50। तो कुछ एक मामलों में अपना सेमी-एरिड डेजर्ट डबल है, वर्षा में डबल है एरिड से, वो 0-25, ये 25-50, वो 2 भागों में बटा हुआ था और ये 4 भागों में। अब यहाँ जो 4 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये अपना अरावली का जो जस्ट पश्चिमी भाग है सेमी-एरिड डेजर्ट पार्ट, एरिड वाला तो ये था। अब इसमें जो 4 भाग हैं उसमें एक तो आता है इस साइड में अपना लोनी बेसिन नदी के नाम से, फिर एक आता है नागौरी उच्च भूमि जो अपने आसपास के एरिया से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, नागौरी अपलैंड, फिर एक आता है शेखावाटी इनलैंड जहाँ एक अंतः प्रवाही नदी होती है कांतली, और फिर एक आता है घग्गर बेसिन। तो ये जो 4 भाग हैं इसमें 2 तो रिवर बेसिन के नाम, एक तो राजस्थान के नॉर्थ में घग्गर और एक ही साइड में गुजरात की ओर जाती हुई लोनी, तो लोनी बेसिन एंड घग्गर बेसिन, 2 तो नदियों के नाम से। 2 एरियाज के नाम यूज हुए हैं, शेखावाटी और नागौर। नागौर है वो अपने आसपास के लैंड पार्ट में थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, नागौरी अपलैंड, और शेखावाटी में एक अंतः प्रवाही नदी है जो बहते बहते धरातल में समाप्त हो जाती, तो वो शेखावाटी इनलैंड, शेखावाटी इनलैंड और नागौरी अपलैंड। तो इसमें एक अपलैंड है और एक इनलैंड है, तो इनलैंड कौन है, शेखावाटी, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन और नागौरी अपलैंड रीजन। तो इसमें पहले तो चारों के नाम याद होने चाहिए कि 2 नदियों के नाम हैं और 2 एरियाज के नाम। तो नदी है एक लोनी बेसिन, एक घग्गर बेसिन। तो नदियों का जो एरिया होता है वो रिवर बेसिन के नाम से जाना जाता है, तो रिवर लोनी और घग्गर, तो लोनी लोनी बेसिन, घग्गर घग्गर बेसिन। नागौर क्षेत्र वो थोड़ा बहुत आसपास के नजदीक एरिया से ऊंचा उठा हुआ है, तो नागौरी अपलैंड, नागौरी उच्च भूमि, शेखावाटी इनलैंड, क्योंकि वहां नदी बहते बहते धरातल में समाप्त हो जाती है तो इनलैंड हो जाती है, तो इस कारण कहते हैं शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। क्योंकि राजस्थान की नदियां वो 3 तरीके की हैं, एक रिवर्स जो अरेबियन सी तक जाती हैं, अरब सागरीय नदियां, एक जो बे ऑफ बंगाल तक जाती हैं यानी यमुना तक, डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी तक तो नहीं जाती, यमुना, यमुना फिर उनको गंगा और गंगा उन सबको लेके बंगाल की खाड़ी, तो इस कारण एक बे ऑफ बंगाल भी माना जाता है। तीसरी नदियां जिनमें पानी कम होता है वो बहते बहते हमारे लैंड में समाप्त होती हैं, जमीन में, उनको कहा जाता है इनलैंड। तो शेखावाटी की और ऐसी एक फेमस नदी है कांतली, इस कारण इसको कहा जाता है शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम या इनलैंड ड्रेनेज रीजन, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। तो इसके 4 भाग कौन से हैं, 2 नदियों के नाम से, 2 हैं नागौर और शेखावाटी एरिया के नाम से। तो अभी आपने जो लिखा ना 4 भाग, अब उन 4 भागों के नीचे ये फैक्ट में उनके नाम लिख दो पहले। एक तो लोनी बेसिन, लोनी बेसिन के नज़दीक जो है वो नागौरी उच्च भूमि वाला है, तो सेकंड नागौर वाला कवर करेंगे हम, नागौरी अपलैंड। नागौर उच्च भूमि या नागौरी उच्च भूमि, दोनों ही ठीक है, नागौर उच्च भूमि लिखो तो भी ठीक है, नागौरी उच्च भूमि। फिर नागौर के टच में कौन सा एरिया, शेखावाटी, शेखावाटी किस रूप में है, इनलैंड के रूप में, तो शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन।
इनलैंड ड्रेनेज है, यहाँ पे अंतः प्रवाह वाला क्षेत्र है। शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। और एक लास्ट में राजस्थान के उत्तर में शेखावाटी टच में आता है, चूरू के आगे घग्गर वाला पार्ट। तो लास्ट में जो फोर्थ इसमें लिखना है घग्गर बेसिन। कई टर्म्स आजकल ये भी यूज करने लगे हैं, घग के आगे घर ही यूज करने लगे हैं, जबकि सही शब्द ये गए वाला ये है। बाकी ज्योग्राफी बुक में ये भी लिखा हुआ आता है। तो कुछ शब्द होते हैं दो दो प्रचलित हो जाते हैं, तो इसमें दोनों ही यूज होते हैं वैसे तो। गलत मेरे हिसाब से एग्जामिनर कोई नहीं करेगा। बाकी इंग्लिश वाला जो टर्म्स होता है उसके अकॉर्डिंग नीचे वाला सही है। अब इनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे एग्जाम में ये शेखावाटी वाला है। ERS 2013 वाले में, 2013 में और 18 में दोनों में आया हुआ है। 13 में क्या था कि अपने ज्योग्राफी या पेपर फर्स्ट के साथ ही था। पेपर फर्स्ट वाला जो पार्ट है अपना, जो कि ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट का है। पहले ह्यूमैनिटीज वाले सारे सब्जेक्ट इसी में थे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री वाला पार्ट, ज्योग्राफी वाला पार्ट, ये सारे एक पेपर में डाले हुए थे। बाद में जैसे ही सेकंड पेपर में से मैथ्स हटाई, तो सेकंड पेपर में साइंस वाला पोर्शन था। तो मैथ हटाते ये लगा कि स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट ज़्यादा डले हुए हैं उनमें से सेकंड पेपर में क्या ले जाया जा सकता है। तो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब सब्जेक्टों के साथ एक ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस में भी काउंट होता है। क्योंकि किसी ने BSc करके ज्योग्राफी से अगर PG किया है तो वो MSc में काउंट होता है। क्योंकि ज्योग्राफी की डिग्री दोनों में काउंट होती है, MA और MSc। जिसने BA करके MA किया है ज्योग्राफी से, उसके लिए वो MA काउंट हो जाएगी। और किसी ने BSc करके MA किया ज्योग्राफी में, तो उसमें वो MSc में काउंट होती है। तो उन्होंने क्या किया, ज्योग्राफी को हटा के फर्स्ट पेपर से सेकंड में डाल दिया। अब ज्योग्राफी आपके पेपर सेकंड का पार्ट है। पुराने क्वेश्चन पेपर निकाल के देखोगे, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में आए हुए हैं। तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, शेखावाटी की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं बताइए, यानी डिस्क्राइब दी ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेखावाटी रीजन। तो उसमें आधा आंसर तो लिखना अपनी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, भौगोलिक वाले में तो, और आधा लिखना राजवीर सर के अकॉर्डिंग, कल्चरल विशेषताओं के अकॉर्डिंग। शेखावाटी के फेमस जो हवेली हैं, वहाँ के मंदिर मंदिर हैं, वहाँ के मुख्यतः जो लोकल डांस वगैरह या फेस्टिवल वगैरह त्यौहार वगैरह हैं उनके बारे में। यानी आर्ट एंड कल्चर में शेखावाटी रीजन है वो अपने आप में स्पेसिफिक क्यों है, अपने मंदिरों के कारण, हवेलियों के कारण, वहाँ मुख्यतः अपने होली के आसपास कुछ विशेष नृत्य वगैरह होते हैं उनके कारण, वो सारे मेंशन करने होते हैं। तो वो कल्चरल वाला क्वेश्चन है, अब मिक्स करके नहीं दिया जाएगा। क्यों, आर्ट एंड कल्चर आपके पेपर फर्स्ट में है और ज्योग्राफी पेपर सेकंड में है। तो ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज वाले हैं, वो अगर पूछने हैं तो वो इंडिविजुअली पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट में। तो ऐसा एक क्वेश्चन पुराना अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें कल्चरल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अब आपको इसमें नहीं लिखनी है। क्यों, क्योंकि वो अलग पेपर है आपका। पहले हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी एक ही पेपर में थे। तो ये क्वेश्चन है दो एग्जाम में पूछा गया, लगभग कंटिन्यूस, एक 16 में नहीं पूछा गया। तो इस तरीके का जरूरी नहीं शेखावाटी भी पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन लोनी पे भी आ जाए, ऐसा नागौरी उच्च भूमि पे भी आ सकता है, और ऐसा घग्गर पे भी आ सकता है। इसका मीनिंग इन तीन चार में विशेषताएं क्या होती है। तो अब उसमें फर्स्ट कवर करेंगे अपन लूनी बेसिन। तो इसमें हेडिंग लीजिए फर्स्ट लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन ही आगे हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें नदी भी पढ़नी है अपने को, लूनी अलग से। लूनी बेसिन अपने को पता है, ये वाला पार्ट है इसमें।
लूनी बेसिन वाले एरिया में यहाँ पे एक बोली बोली जाती है जिसको हम कहते हैं गोडवाड़ी बोली, और गोडवाड़ी बोली के क्षेत्र को कहा जाता है गोडवाड़ बेसिन। एक स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पेंजिया के दो भाग होते हैं, जिसमें एक उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग है गोंडवाना लैंड। वो गोंडवाना है, वो अलग शब्द है, ये अलग है। ये क्या शब्द है? गोडवाड़। ये गोडवाड़ शब्द, और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? गोडवाड़ी। तो लूनी बेसिन का दूसरा नाम ये होता है कि लूनी बेसिन इज आल्सो नोन एज गोडवाड़ बेसिन। लूनी बेसिन को गोडवाड़ का बेसिन भी कहा जाता है। अब इसमें जो एरिया होता है उसमें एक तो पाली का एरिया, पाली के कुछ पार्ट नीचे की ओर आते हैं, इस साइड में सिरोही, क्योंकि सिरोही की ओर से भी लूनी में सहायक नदी जाती। एक पार्ट आता है इसमें बाड़मेर, और कुछ भाग इसके ऊपर वाले, जैसे एक जोधपुर का हिस्सा, एक नागौर। तो नागौर तो हम ऑलरेडी अलग से पढ़ेंगे, नागौरी उच्च भूमि के रूप में। और एक ही साइड में नदी आती है अजमेर से, तो अजमेर वैसे रावली में काउंट हो गया, तो अजमेर को काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मीनिंग नागौरी उच्च भूमि ये तो अलग से कवर होगी। बाकी लूनी बेसिन के रूप में यहाँ जो मेनली लिखना होता है जोधपुर, पाली, बाड़मेर। बाड़मेर सिरोही के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट और है जालोर। तो ये दो तीन डिस्ट्रिक्ट हैं पाली के नीचे वाले, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, एक पाली और एक जोधपुर। नागौरी उच्च भूमि तो अलग से लिया हुआ है। तो इसमें लूनी बेसिन में मुख्यतः जोधपुर पाली के नीचे वाले जिले मेन, यानी जोधपुर पाली तो लिखना है। बाकी बाड़मेर, जालोर, सिरोही, जो मुख्यतः राजस्थान का ग्रेनाइट एरिया है, जहाँ ग्रेनाइट अधिक निकलता है, जालोर। और उस जालोर के दोनों तरफ बाड़मेर और सिरोही, और ऊपर दोनों मारवाड़ के प्रमुख जिले हैं। डिवीजन भी बन गए हैं, दोनों संभाग भी हैं। जोधपुर एंड पाली, पाली भी डिवीजन हेडक्वार्टर बन गए। अब राजस्थान में 10 संभाग हैं, जिसमें जोधपुर से अलग करके पाली एक नया संभाग बना है। तो राजस्थान में लूनी बेसिन का जो एरिया है वो जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर एंड सिरोही। वैसे सिरोही को देखा जाए तो सिरोही का ड्रेनेज सिस्टम और लोनी से कनेक्ट है, इस कारण अपन इसको लोनी बेसिन में लेते हैं। और बाकी जोग्राफिकल एरिया देखा जाए तो सिरोही वैसे नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में काउंट होता है, ये अरावली का पार्ट होता है। बाकी लोनी बेसिन में लिखने को लिख सकते हो, यहाँ गलत नहीं है इसमें, क्योंकि लोनी ड्रेनेज सिस्टम की एक नदी यहाँ से जाती है, खारी नदी, जो जवाई से कनेक्ट होती है और जवाई लोनी से कनेक्ट होती है। तो उस ड्रेनेज सिस्टम के अकॉर्डिंग ये लोनी का पार्ट। और नहीं लिखो तो बाकी और खूब जिले हैं अपने पास, यानी कोई एक आधा जिला होता तब तो समस्या होती। तो इसमें चाहे पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर इतने लिख दो काफ़ी है। सिरोही लिखो तो लिखा हुआ है बुक्स के अंदर, हिंदी ग्रंथ अकादमी में सिरोही भी ऐड कर सकते हो। तो इसमें स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन देना है कि लूनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, विच इज एक्सटेंट इन पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर एंड सिरोही, जो इन जिलों में फैला हुआ है। तो स्टार्टिंग में लिखेगा लूनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। लूनी बेसिन इज आल्सो नोन एज गोडवाड़ बेसिन। लूनी बेसिन इज नोन एज गोडवाड़ बेसिन which is extent in which is extent in पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर एंड सिरोही। लूनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, जो जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर एवं सिरोही में विस्तृत है। जो जोधपुर, पाली बॉर्डर पे जो है, बाड़मेर, जालोर एंड सिरोही में विस्तृत है। अब जो अंडरस्टूड है, जैसे बाड़मेर से अलग हो गया बालोतरा, बालोतरा भी है। जालोर है वो जालोर से अलग हो गया है सांचौर, तो सांचौर भी इंक्लूड है। तो जैसे ही गवर्नमेंट के जो ऑथेंटिक मैप आ जाएंगे उनसे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बाद में, क्योंकि बालोतरा वाले हिस्से से निकलती है मेन। बाकी बाड़मेर का उस साइड वाला जो हिस्सा है वो लूनी में इतना कवर नहीं होता। बाकी फिर बाद में जालोर से और बालोतरा वाले जो सॉरी सांचौर वाला जो एरिया उसको क्रॉस करते हुए गुजरात में एंट्री करती है। तो गुजरात में एंट्री सांचौर को क्रॉस करके ही होगी इसकी। तो इसका मीनिंग सांचौर मेन पार्ट है इसका। तो ये आने वाले टाइम में चेंजेस होंगे, तब अपन कुछ जिले और बढ़ा लेंगे इसमें। और ये लगभग अपने को आइडिया, जैसे बाड़मेर से नया जिला क्या बना है बालोतरा, तो वो उसी में रहेगा। जैसे जालोर का नया पार्ट क्या है सांचौर, तो वो उसी में काउंट होगा।
अब इसमें ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है इसमें कि लूनी बेसिन है क्या। लूनी बेसिन गोडवाड बेसिन है जो मुख्यतः अरावली के पश्चिम वाले जिलों में पाली, जोधपुर, फिर उनके नीचे बाड़मेर, जालौर और सिरोही वाले पार्ट में। अब जैसे ये ड्रेनेज सिस्टम नीचे की ओर इस साइड में बहता है तो इसके अंदर कुछ एक पार्ट है, जैसे ये बाड़मेर में बालोतरा के पास में जब रहता है तो यहाँ जमीन में क्या है, ये रण ऑफ कच्छ के नज़दीक आ जाता है ये एरिया। फिर इसके बाद में जालोर सांचौर की ओर एंट्री करके गुजरात में जाती है। तो इस ये जो एरिया बालोतरा है यहाँ पे इसके नज़दीक ही लगभग 10-15 किलोमीटर ही पचपदरा आता है, जहाँ राजस्थान की फेमस ब्राइन वाटर लेक खारे पानी की झील है। तो इस वाले एरिया में क्या होता है, सैलिनिटी काफ़ी ऊपर होती है। जैसे गुजरात की ओर बढ़ोगे तो वहाँ पे तो समुद्र का जो नीचे वाला भाग होता है वो बिल्कुल बाहर होता है। जैसे समुद्रों के नीचे की जो तली होती है, समुद्र के जो नीचे का पार्ट होता है वो माइकासिस चट्टानों का बना होता है। तो माइकासिस्ट का मीनिंग होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl की चट्टाने, नमक की चट्टाने। तो गुजरात तो वही है, कच्छ का रण वही है, वो रण वो जो सेलाइन जो है वो माइकासिस चट्टाने। तो उस प्रकार की सेलिनिटी कुछ हमारे धरातल के ऊपर भी मिलती है। तो लूनी जब बालोतरा पहुंचती है तो उसके अंदर सेलिनिटी मिक्स हो जाती है। तो उसके बाद आगे वो गुजरात की ओर खारी नदी होती है, और बालोतरा से पहले वो फ्रेश रिवर होती है, मीठी नदी होती है। तो लूनी रिवर इज नोन एज हाफ फ्रेश रिवर एंड हाफ ब्राइन रिवर। लूनी नदी को आधी मीठी और आधी खारी, और इस खारी होने के कारण, नमक इसमें मिलने के कारण इसको क्या कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में नमक को क्या बोलते हैं, लूण। तो उस लूण शब्द से इसका नाम क्या निकला हुआ है, लूनी नदी निकला हुआ है। अब लूनी लिख दो, इस तरीके से लिख दो, चाहे लूनी लिख दो। ट्रेंड में थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके लूनी कर दिया, बाकी शब्द ये है, लूनी नदी। तो अब इसमें बालोतरा के पास जहाँ पानी खारा होता है, तो पानी होने के कारण और खारापन होने के कारण यहाँ पे लवणीय वनस्पति डेवलप होती है। तो एक तो इसकी विशेषता जो है, करेक्टरिस्टिक्स है, उसमें ये पॉइंट आएगा लवणीय वनस्पति। लवणीय वनस्पति के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, हेलोफाइट प्लांट, या इनको सेलाइन वेजिटेशन भी कह सकते हो, लवणीय वनस्पतियां। जैसे समुद्री क्षेत्रों के पास में होते हैं ना मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो उस प्रकार की वनस्पति होती है। गुजरात में तो जो कच्छ वाला जो रण है वहाँ तो ऊंट की एक प्रजाति भी होती है जो इस खारी वनस्पति को खाती है, उसको खराई कहते हैं। तो कच्छ वाले एरिया में जगह जगह पानी भरा हुआ है, तो उस पानी में से तैरते हुए जो ऊंट हैं वो जाके इस वनस्पति को खाते हैं। तो एक खारी वनस्पति होती है, सेलाइन होती है, इस कारण उस ऊंट की प्रजाति को कहा जाता है खराई, स्विमिंग कैमल ऑफ इंडिया। भारत का तैरता हुआ ऊंट कहा जाता है खराई को खाने वाला, यानी खराई वाला जो है। आवाज में कुछ फील नहीं है बस। मतलब फील लेना जरूरी है। ये लगभग 2012 के अकॉर्डिंग ये वेटलैंड एरिया, इतने एरिया में जगह जगह जो पॉइंट दिखाए गए हैं कच्छ के टापू हैं, कच्छ वाले एरिया में जहाँ सेलाइन वेजिटेशन होती है, ऊंटों की प्रजातियां जो कि मुख्यतः नमक वाले क्षेत्र में से तैरते हुए जाती है। यह जगह जगह नमक है जिसके मोदी जी ने कुछ समय पहले तारीफ की थी। वर्ल्ड के फेमस सॉल्ट में से कच्छ और अपना बालोतरा पचपदरा। ये होते हैं हेलोफाइट प्लांट्स के एग्जाम। फिर इसमें जालोर की ओर इस नदी से कुछ पार्ट डाइवर्ट होकर एक दलदली क्षेत्र बनता है। वो जालोर में एक जगह आती है नेहड, हालांकि अब सांसौर में काउंट होता है नेहड।
तो नेहड जालोर ब्रैकेट में लिख देंगे वर्तमान, वर्तमान सांचौर। तो ये जो नेहड वाला जो एरिया है वो नेहड रन के रूप में, जैसे कच्छ है वो रन के रूप में, तो नेहड का जो रन है वो मुख्यतः लोनी बेसिन में कहाँ स्थित है? जालोर यानी वर्तमान सांचौर में स्थित। अब जालोर वाले हैं इसको नेहड बोलते ही नहीं है, सीधा है को साइलेंट है को खा जाते हैं, सीधा नेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेड। तो ये नेड वही है नेहड। तो ये लोनी बेसिन वाला जो पार्ट है उसमें एक तो ये नेहड फेमस है, नेहड का रन, जैसे गुजरात में रन ऑफ कच्छ फेमस है, कच्छ का रन। तो ऐसे लोनी बेसिन में एक नेहड का रन आता है जालोर और सांचौर की ओर, और एक इसमें लवणीय पादप है, ये प्रसिद्ध है। ये मुख्यतः इसमें बालोतरा बाड़मेर की ओर अधिक होते हैं। तो ये पहले के अकॉर्डिंग बाड़मेर, वर्तमान के बालोतरा में। तो ये इसमें विशेषताओं में लिखिए। तो इंट्रोडक्शन तो आपने बता दिया कि ये गोडवाड बेसिन, तो जो शब्द लिखा ना गोडवाड वो अंडरलाइन कर दीजिए, जो पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही में स्थित। अब इसमें विशेषताओं में लिखिए, करेक्टरिस्टिक्स में लिखिए। इसमें विशेषता में हेलोफाइट प्लांट्स यानी लवणीय पादप, विशेषताओं में लवणीय पादप ऑब्लिक करके लिख दीजिएगा, हेलोफाइट प्लांट। हेलोफाइट प्लांट्स यानी लवणीय पादप लूनी बेसिन में, लवणीय पादप लूनी बेसिन में मुख्यतः बालोतरा में पाए जाते हैं। बालोतरा ओब्लिक बाड़मेर भी लिख देना, क्योंकि पहले बाड़मेर का हिस्सा ही था। लवणीय पादप लूनी बेसिन में, अंडरलाइन करके आगे लिख दो, लूनी बेसिन में मुख्यतः बालोतरा ओब्लिक बाड़मेर, यानी बालोतरा ऑप्शन नहीं हो तो अपने को वही मानना है, बाड़मेर। हेलोफाइट प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड इन बालोतरा ओब्लिक बाड़मेर इन लोनी बेसिन। हेलोफाइट प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड इन बालोतरा ओब्लिक बाड़मेर इन लोनी बेसिन। लवणीय पादप बालोतरा बाड़मेर, लवणीय पादप लोनी बेसिन में, बालोतरा बाड़मेर में पाए जाते हैं। हेलोफाइट प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड इन बालोतरा बाड़मेर इन लोनी बेसिन। तो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग तो लवणीय पादप कहाँ पर हैं? बालोतरा बाड़मेर की ओर। और एरिया के अकॉर्डिंग किस एरिया में आते हैं? तो ये लोनी बेसिन में आते हैं। यानी चार भाग देंगे, लवणीय पादप कहाँ पाए जाते हैं? लोनी में, नागौरी उच्चभूमि, शेखावाटी या घग्गर। तो लवणीय पादपों के लिए फेमस है, लवणीय पानी के लिए फेमस है लोनी। और फिर इस क्षेत्र में एक रण और बनता है, तो रण भी लवणीय क्षेत्र होते हैं। जैसे भी रन ऑफ कच्छ का जो आपको दिखाए, जो अपना उस एरिया में खराई प्रजाति है, जो सेलाइन या नमक के जो इकट्ठे किए हुए कूड़ थे ना भी, तो उस तरीके के अपने जालोर के अंदर भी एक रण आता है। उस जिस एरिया में सेलाइन लैंड होती है उन लैंड को हम बोलते हैं रन। तो ये नेहड रन, तो इसमें हेडिंग डालिए नेक्स्ट, अगली विशेषता नेहड रन। इसमें लिखना है नेहड रन। रन में ये RAN वाला नहीं होगी, डबल N वाला होता है। नेहड रन इसमें लिखिए, यह है लोनी बेसिन में, यह है लोनी बेसिन में जालोर में स्थित है। जालोर के ब्रैकेट में लिख देना प्रेजेंट सांचौर में स्थित। नेहड रन is located या situated in जालोर डिस्ट्रिक्ट ब्रैकेट में प्रेजेंट सांचौर। नेहड रन is situated in जालोर डिस्ट्रिक्ट ब्रैकेट में प्रेजेंट सांचौर इन लोनी बेसिन। यह लोनी बेसिन में जालोर ब्रैकेट में सांचौर में स्थित। तो इसमें फैक्चुअली क्वेश्चन आते हैं कि नेहड का रन कहाँ पाया जाता है? तो नेहड का रन होता है जालोर। जालोर ऑप्शन नहीं हो तो नए वाला आंसर मिलेगा सांचौर। और नेहड का रन किसका हिस्सा है? तो ये लोनी बेसिन का हिस्सा है। अब लोनी बेसिन में एक पहाड़ियाँ आती हैं जिनका हालांकि लोनी बेसिन से रिलेशन नहीं है। जैसे अरावली का पार्ट है, तो अरावली के पार्ट में ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, ये लोनी बेसिन है। अब लोनी बेसिन के पूर्व में एक बॉर्डर आता है पहाड़ियों का,
जो इसके ईस्ट में अरावली के अंदर है, इन पहाड़ियों का नाम है काला बुरा डूंगर। तो ये अपने को नोट में अलग से करनी है। लोनी बेसिन पूछे तब नहीं लिख के आनी है, ये इंडिविजुअली पूछे जाती है फैक्ट में कि काला बुरा डूंगर किस जिले में है, तो आंसर रहता है पाली। या लोनी बेसिन के पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ आती है, पूर्व में यानी अरावली के अंदर, तो आंसर होता है काला बुरा डूंगर, नॉट ब्लैक ब्राउन डूंगर। काला बुरा मीन्स काला भूरा। भाई किसी व्यक्ति का नाम काला है तो ये थोड़ा बोलेंगे बोलेंगे ब्लैक, काला मीनिंग काला, काला बुरा डूंगर। शब्द एज इट इज यूज करना है, ये नोट में लिखना अलग से। काला भूरा डूंगर यह पाली में स्थित है। जो लोनी बेसिन की पूर्वी सीमा बनाती। काला बुरा डूंगर इज सिचुएटेड या लोकेटेड इन पाली। काला बुरा डूंगर इज सिचुएटेड इन पाली। काला बुरा डूंगर पाली में स्थित है, जो लोनी बेसिन की पूर्वी सीमा बनाती हैं, पूर्वी सीमा पर स्थित है। विच आर लोकेटेड टू द ईस्ट बॉर्डर ऑफ लोनी बेसिन, या विच आर फॉर्म बॉर्डर, विच आर फॉर्म ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ लोनी बेसिन, जो लोनी बेसिन की पूर्वी सीमा बनाती हैं, पूर्वी सीमा पर स्थित। तो ये क्वेश्चन या तो लोनी बेसिन के लोनी बेसिन के कॉन्सेप्ट में दिया जाएगा कि लोनी बेसिन के पूर्व में कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आंसर रहेगा काला बुरा डूंगर। या काला बुरा डूंगर किस जिले में स्थित है, तो आंसर रहेगा पाली। इसका मतलब ये प्रॉपर लोनी बेसिन का पार्ट नहीं है, ये लोनी बेसिन का ईस्टर्न बॉर्डर बनाती है, पूर्व में तो बॉर्डर बनाती है, इसका मीनिंग है अरावली में काउंट होती है। तो डूंगर वाले जनरली एग्जाम्पल अरावली में जयपुर के आसपास होते हैं, ये एक अपवाद है कि डूंगर होते हुए जयपुर में नहीं, कहाँ मिलेगी आपको, पाली। जैसे अरावली में मगरा मगरी छोटी पहाड़ियों को उदयपुर के आसपास बोलते हैं। अब उसमें कुछ एक अपवाद है, रेल का मगरा, बेल का मगरा, जो राजसमंद सिरोही में मिलते हैं। जैसे अरावली की पहाड़ियों को बाकर कहा जाता है सिरोही और जालोर की तरफ। जैसे छोटी पहाड़ियों को ट्रेंड में बाकर या बाकरी कहते हैं, जालोर सांचौर वाले। छोटी पहाड़ियों को अपने जयपुर में डूंगर डूंगरी कहते हैं, मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी। उदयपुर का अगर कोई है तो पहाड़ियों को डूंगर डूंगरी नहीं बोल के मगरा मगरी बोलते हैं। तो इसका मीनिंग उनके रीजनल शब्द अलग हैं पहाड़ियों को बोलने के, तो उनको अपने ज्योग्राफी में एक्सेप्ट किया हुआ है कि जो मगरा के नाम से पहाड़ियाँ होंगी वो मेवाड़ की तरफ होंगी, इधर उदयपुर के आसपास। जो बाकर के नाम से होंगी वो सिरोही जालोर की तरफ होंगी, और जो डूंगर डूंगरी होंगी वो जयपुर के आसपास। लेकिन डूंगर डूंगरी के कुछ अपवाद भी हैं, उसमें से ये नाम काला बुरा डूंगर है, लेकिन जयपुर में नहीं होके कहाँ पर है, पाली में। तो लोनी बेसिन एग्जाम में अगर पूछा जाए 15 वर्ड या 15 शब्दों में, तो जैसा आपने लिखा है उसमें आपको स्टार्टिंग में एक लाइन और मेंशन करनी होगी। एग्जाम में लोनी बेसिन ही लिखा हुआ था सिर्फ, तो आपको पहली लाइन लिखनी होगी कि ये सेमेरी डेजर्ट का पार्ट। और यहाँ ये लाइन क्यों नहीं लिखी, ये हमारी हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर ही लिख रहे हैं अपन, तो ये बार बार ये नहीं लिखा जाएगा, ये अंडरस्टूड है, सेमेरी डेजर्ट को ही कवर कर रहे हैं अपन। सेकंड, लोनी बेसिन के ऊपर वाला भाग कौन सा है, नागौरी उच्चभूमि। नेक्स्ट, नागौरी अपलैंड या नागौरी उच्चभूमि। तो नागौरी उच्चभूमि में पहले तो जिले लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब नागौर से कुछ जिले अलग हो गए हैं। जैसे इसका एक मेन पार्ट है डीडवाना, डीडवाना कुचामन, ये पार्ट अलग हो गया, तो एक तो ये बताना। और एक इसमें कुबड़ पट्टी के एरिया में आंशिक अजमेर को भी लिया जाता है। तो वैसे मेन अजमेर तो अरावली का हिस्सा होता है, लेकिन कुछ पार्सियली पार्ट आप काउंट करवा सकते हो इसमें। तो पहले तो इसमें मुख्यतः नागौरी होता था, इस कारण लिखवाते ही नहीं थे कि नागौरी उच्चभूमि नाम में ही जिला पता लग रहा है। लेकिन अब कुछ पार्ट अलग होने से अब लिखा जा सकता है इसको कि नागौरी अपलैंड इज एक्सटेंट इन नागौर, डिडवाना, कुचामन एंड पार्सली इन अजमेर। कुछ आंशिक भाग इसका कहाँ पर है, अजमेर की तरफ, क्योंकि इसमें नागौर अजमेर का जो एरिया है
उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और फ्लोराइड वाटर यूज करने से लोगों के शरीर में क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी होना, बैकबोन में फुलावट आना ऊंट की तरह, जिसको हम कहते हैं शरीर में कुबड़ा रोग, या शरीर में हड्डियों का टेढ़ा होना जिसको हम कहते हैं बांका बेल्ट। तो इसमें फ्लोरोसिस जो डिजीज होती है, साइंस में पढ़ी है आपने, फ्लोराइड के कारण जो फ्लोरोसिस डिजीज होती हैं, सिलेबस का पार्ट नहीं होगा इसलिए नहीं पढ़ी डिजीज वाली। अच्छा, डिजीज बाद में आएंगे, है ना। तो अब इसमें एक तो ये जिलों वाला रेफरेंस देना है, जैसे लोनी बेसिन में हमने जो लिखा था ना, लोनी बेसिन पाली में, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, ये वाले डिस्ट्रिक्ट थे। इसमें नागौर, डिडवाना, कुचामन एंड आंशिक अजमेर। तो इसमें लिखिएगा, नागौरी उस भूमि में लिखिएगा। इसका विस्तार मुख्यतः नागौर, डिडवाना, कुचामन एवं आंशिक अजमेर में। आंशिक अजमेर में, आंशिक के ऊपर बिंदी लगाना इसमें, एक ही है। दो बड़ी तहसीलें थी डिडवाना कुचामन, जिनको मिला के जिला बनाती है। देखो, अंदर वाला काउंट करो, जयपुर सिटी भी देखो। भाई किसी को कहा कि गांव में कितने व्यक्ति हैं गिन के आओ, पूरे गांव को गिन लिया, घर वालों को नहीं गिना, वो बात। तो इसमें नागौरी उच्चभूमि मुख्यतः नागौर, डीडवाना, कुचामन एवं आंशिक अजमेर में स्थित। नागौरी अपलैंड is mainly extent is mainly extent in Nagaur, Didwana, Kuchaman and partially in Ajmer, and partially Ajmer लिख दो डायरेक्ट, आंशिक अजमेर। बाकी मेन पार्ट इसका ये नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये पार्ट। अब इसका दूसरा कोई नाम नहीं, नागौरी उच्च भूमि है। जैसे लूनी का तो दूसरा नाम भी लिखना पड़ा था अपने को, कि वो तो गोडवाड़ बेसिन, तो यहाँ नाम एक ही है, नागौरी उच्च भूमि। अब इसमें विशेषताएं क्या है, तो नागौर वाला जो एरिया है, अरावली के पश्चिम वाला ये भाग, इस वाले एरिया में सेलाइन लेक सबसे ज्यादा है, लवणीय झील अधिक है इसमें। जो ब्राइन वाटर लेक्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जबकि नंबर ऑफ लेक्स हैं वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उदयपुर में है। इस कारण उदयपुर लेक सिटी है, झीलों की नगरी के नाम से। जबकि नागौर झीलों की संख्या के कारण फेमस नहीं है, ब्राइन वाटर लेक्स के कारण फेमस है। तो इसमें विशेषताओं में लिखे लवणीय झील, इस क्षेत्र में लवणीय झील सर्वाधिक पाई जाती है। ब्राइन वाटर लेक्स आर मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में लवणीय झील सर्वाधिक पाई जाती है। ब्राइन वाटर लेक्स हेडिंग डाल के उसके आगे लिख दो, आर मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में लवणीय झील सर्वाधिक पाई जाती है। लवणीय झील है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो राजस्थान में पहले तो झील ये अधिक मानी जाती थी नागौर में। अब इसका एक बड़ा हिस्सा डेडवाना, कुचामन जो अलग हुआ है, उसमें दो झील तो इसके नाम के अंदर ही हैं, डेडवाना झील और एक कुचामन झील। एक अपने जयपुर सांबर के नज़दीक नावा झील आती है, तो नावा भी इसी के अंदर आ गया, डेडवाना, कुचामन। नागौर की तरफ एक प्रमुख झील रही है अब डेगाना, जहाँ से टंगस्टन निकलता है। तो यहाँ मुख्यतः चार प्रमुख हरे पानी की झील आती हैं। तो अब नागौर की तरफ केवल एक रह गई है, बाकी तीन प्रमुख किस साइड में आ गए हैं, डेडवाना, कुचामन। तो इसका सेंस अपन ने आगे अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे ब्राइन वाटर लेक, वहाँ प्रॉपर लिखवाएंगे किस जिले में। यहाँ तो एरिया ही बताना है कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का मीनिंग डेडवाना, कुचामन, इस क्षेत्र में मुख्यतः ब्राइन वाटर लेक अधिक है। जबकि लोनी वाला एरिया किसके लिए फेमस था, हेलोफाइट प्लांट, लवणीय पादपों के लिए, और ये लवणीय झीलों के लिए। अब इस एरिया में लवणीय झीलों के अलावा जो मुख्यतः दूसरी फ्लोराइड वाली समस्या है, और फ्लोराइड समस्या के कारण लोगों में कुबड़ा रोग होता है, तो उस एरिया को हम बोलते हैं कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। तो कुबड़ ओब्लिक बांका पट्टी। ऊंटों के शरीर पे एक कुबड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं, हम। आरपीएस ने एक दो बार फैक्चुअली क्वेश्चन पूछा है,
उसमें हम्प नहीं, इन्होंने बांका ही लिखा है इसमें। यानी इंग्लिश में जो टर्म्स है वो जो लोकल शब्द बोलते हैं ना, टेढ़े को हम बांका, वही लिख दिया एज इट इज बांका बेल्ट। तो इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही लिखना हम्प ऑब्लिक बांका बेल्ट। तो इसमें लिखेगा ये नागौर अजमेर के मध्य स्थित है। हम्प बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन नागौर एंड अजमेर। ये नागौर अजमेर के मध्य स्थित। इसमें ज्यादातर एग्जाम में लोकेशन भी पूछी हुई है, हम्प बेल्ट कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित। तो हम्प बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन नागौर एंड अजमेर। इस क्षेत्र में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। फ्लोराइड इज मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस कारण इस क्षेत्र में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इस कारण यहाँ फ्लोरोसिस बीमारी अधिक होती है। Therefore, yeah, that's why fluorosis disease are more common in this region. That's why fluorosis disease are more common in this region. अब फ्लोरोसिस बीमारियों में यही है, हड्डियों में टेढ़ापन आना, बैकबोन में फुलावट आना, जो दांतों का जल्दी झड़ना, पायरिया रोग का जल्दी लगना, ये सारी समस्याएं हैं। कैल्शियम और हड्डियों से संबंधित समस्याएं होती, वो फ्लोरोसिस डिजीज वो फ्लोराइड की एक्सिस मात्रा के कारण होती है। तो हड्डियों में टेढ़ापन या उभार आना यानी कुबड़ होना, इस कारण इसको बांका पट्टी और कुबड़ पट्टी का नाम दिया है। तो इसमें दो तीन चीज़ें बता के आनी होती हैं कि एक तो किस एरिया के बीच में बांका बेल्ट या हम बेल्ट। नागौर अजमेर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि फ्लोराइड अधिक है और जिसके कारण फ्लोरोसिस डिजीज हैं वो ज़्यादा होती हैं लोगों में। तो नागौर वाले क्षेत्र में दो चीज़ें, एक तो लवणीय झील और एक बांका बेल्ट। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। तो शेखावाटी का जो विस्तार है, नाम तो इसका यही रहेगा, दूसरा नाम नहीं है इसका। शेखावाटी का जो विस्तार है, एक तो चूरू बड़ा जिला इसमें यही है, सीकर, झुंझुनू, इन दोनों से एक नया बन गया नीम का थाना। तो इसमें मुख्यतः ये जिले होते हैं शेखावाटी वाले में। अब इसमें कुछ एक विशेषताएं मिलती हैं। उन विशेषताओं में एक तो होता है कांतली नदी का जो एरिया है उसको हम तोरावाटी कहते हैं, क्योंकि सीकर से निकल के और ये झुंझुनू की ओर जिस साइड में आती है उस क्षेत्र में एक वंश ने शासन किया हुआ है, तंवरों ने। जैसे हाड़ौती में हाड़ा वंश ने शासन किया, तो तंवर डायनेस्टी के कारण इसके कैचमेंट एरिया को धीरे धीरे क्या नाम दिया गया? तोरावाटी। तो तोरावाटी का संबंध तो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक संबंध है, लेकिन वर्तमान में इसका संबंध रिलेशन हम नदी से मानने लग गए कि तोरावाटी ये पूछते हैं तो वो तंवर वाला रेफरेंस नहीं देके सीधा ही बोला जाता है कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर इज नोन एज तोरावाटी। अब कारण उसके पीछे होता है कि तंवर डायनेस्टी यहाँ अधिक थी। बाकी एरिया में इसमें चूरू काउंट नहीं होगा, क्योंकि चूरू वो जिला है जहाँ वर्तमान में कोई नदी नहीं। तो ये तोरावाटी के नाम से डिफाइन होता है। तो इसमें वर्तमान में हालांकि दो जिलों से एक नया और बन गया है, नीम का थाना। तो इसमें झुंझुनू, सीकर और एक नीम का थाना। चूरू की काउंटिंग इसमें नहीं ली जाएगी। किस नाम से?
तोरावाटी। शेखावाटी में चारों काउंट होते हैं। तो शेखावाटी एरिया मुख्यतः कौन से जिलों में? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना। फिर बाद में उसमें विशेषताओं में एक तो तोरावाटी, जिसका मीनिंग क्या रहेगा? कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर। कांतली नदी के अपवाद क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाएगा, विच इज एक्सटेंट इन सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना। उसके अंदर चूरू की काउंटिंग नहीं करनी। फिर शेखावाटी की ओर एक विशेषता पाई जाती है जोहड़, जो अपने गांव में बहता हुआ पानी होता है बारिश का, वो एक गांव में एक निम्न भूमि यानी जो नीचा भाग होता है वहां जाके इकट्ठा हो जाता है। इस एरिया को हम कहते हैं जोहड़। पहले गांव के अंदर पूरे गांव का एक सार्वजनिक कुआं हुआ करता है। इस कुएं के पास में एक टंकी हुआ करती, जहाँ से गांव की औरतें पानी लेकर आया करती घर में पीने के लिए, इस टंकी से, जिसमें दिन में लाइट आती है तो एक बार पानी डाला जाता है। जैसे इस टंकी का पानी समाप्त होता है, क्योंकि इससे लगभग गांव में इतने घर हुआ करते थे, पीने पीने योग्य पानी यहाँ से मिल जाता। पशुओं को जो पानी मिला पिलाना है उसके लिए वो डिपेंड किस पे होते थे? तो उसके लिए घर के अन्य कामों के लिए पानी यहाँ से लेकर आते हैं जोहड़े से। तो ये जोड़े भी एक तरीके से शेखावाटी वालों के लिए कुएं थे, लेकिन ये स्थायी कुएं नहीं थे, टेम्परेरी नहीं थे। ये पानी के कच्चे कुएं थे। स्थायी कुआं तो ये होता है जिससे कंटिन्यूस पानी निकलता है, और इनमें पानी उतने ही देर तक अवेलेबल रहेगा जितना बारिश का पानी आया है। अगर वो समाप्त हो गया इसका मीनिंग सूख जाते हैं फिर। तो इस कारण इनको कहा जाता है शेखावाटी में पानी के कच्चे कुएं। रो वेल्स ऑफ वाटर इन शेखावाटी रीजन इज नोन एज जोहड़। तो एक आपके हिस्ट्री में आता है, वो जौहर होता है। तो ये ठीक है, पेपर फर्स्ट और सेकंड एक साथ नहीं, वरना इंग्लिश में कई बार वो जोहड़ है वो जोहर पढ़ा जाए और बाद में वो लिख के आ जाओ जोहर। जोहर शाखा जो हुआ करता था ना, केसरिया, हाँ। तो ये वाला अपना जोड़ है, पानी के कच्चे कुएं हैं। इसका मीनिंग जहां तक इसमें पानी है तब तक पानी रहेगा और उसके बाद में सूख जाता है, इस कारण इनको कच्चे कुएं कहा जाता है। और जो पक्के खोद के बनाते हैं वो पाताल से कनेक्ट होते हैं, प्लूटोनिक पार्ट से, इनको स्थायी कुएं कहा जाता है, जिनमें पानी नीचे जाने के कारण आजकल हमने ट्यूबवेल यानी पाइप सेट कर लिया है। एक ट्यूब से वेल्स को कनेक्ट कर दिया, इसका ये क्या हो गया है? ये ट्यूबवेल्स में कनेक्ट हो गए। तो शेखावाटी के पानी के कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? तो दो ही चीजें फेमस है, एक कच्चे कुएं और एक कच्चा बादाम। बीच में आया था ना। सर शेखावाटी के अंदर, सर तालाब, श्रीमान, ये यूज नहीं करना सर। जो अधिकतर शेखावाटी के अधिकांश गांवों के नाम के आगे लगता है, क्योंकि बारिश के दौरान वहां उन गांवों में छोटे छोटे पोखर या तालाब बनते हैं। तो शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाबों को क्या कहा जाता है? अब कई कई जगह उनको तालाब भी बोल देते हैं, कई जगह पोखर कह देते हैं, और कई जगह इनको सर। तो शेखावाटी में सर के नाम से फेमस है। तो शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले टैंक या तालाबों को क्या कहा जाता है? सर। जैसे वहाँ सीत सर, भौम सर, राणा सर और साला सर फेमस जगह है। तो उनके नाम आगे सर इसीलिए लगाए जाते हैं, बारिश के दौरान पानी इकट्ठे होते हैं उन क्षेत्रों में, छोटे तालाब बनते हैं शेखावाटी से लेके और बीकानेर के आगे तक जाओगे टस तक, जहाँ तक आपके गुसाई सर वगैरह ये स्थान आते हैं ना, तो उनमें भी आपके सर लगते हैं, ज्यादातर में सर लगते हुए चलते हैं। तो शेखावाटी की ओर जो मानसून के दौरान बनने वाले तालाब, तो यहाँ शब्द यूज होगा टैंक या तालाब। और शेखावाटी में बनने वाले पानी के कच्चे कुएं, तो वहाँ रो वेल्स यूज होगा, कच्चे कुएं। तो रो वेल्स ऑफ शेखावाटी रीजन इज नोन एज जोहड़, एंड टैंक और पॉन्ड विच आर फॉर्म्ड इन शेखावाटी रीजन ड्यूरिंग मानसून सीजन इज नोन एज सर। शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब, तो तालाब टर्म्स आते हैं, आंसर क्या रहेगा? सर। और पानी के कच्चे कुएं जोहड़। और कांतली नदी के कैचमेंट एरिया को तोरावाटी कहा जाता है। एक शेखावाटी के अंदर पशुओं के चरने के लिए जो जगह होती है उसको कहते हैं बीड़। और एक चंबल नदी है जिससे गड्ढे बनते हैं, उत्खात भूमिया, बैडलैंड, जमीन ऊपर नीचे होती है, उसको कहा जाता है बीहड़, जो डाकुओं के छुपने के काम आती थी। तो हम कहते हैं चंबल के बीहड़ के डाकू, तो वो बीहड़ अलग होता है, इसमें है नहीं होता, शेखावाटी वाले में ही बीड़ होता है। इसको कहा जाता है ग्रेजिंग लैंड या पास्चर लैंड।
शेखावाटी में जो चारागाह भूमि है, इन क्षेत्रों में बीड़ वाले एरिया में धीरे धीरे वाइल्ड लाइफ भी बढ़ता है, वन्य जीव भी होते हैं इसमें। जैसे शेखावाटी की, और इसमें मुख्यतः नीलगाय पाई जाती है, रोजड़े। क्या पाए जाते हैं? रोजड़े। रोज, ये नाम सुना होगा, रोजड़ा। ये अलग होता है, ये तो वैलेंटाइन पे चाहिए होता है, और ये हाईवे पे टक्कर के लिए चाहिए होता है, बिना देखे भागते हैं ये। तो बीड का मीनिंग है कि पास्चर लैंड और ग्रेजिंग लैंड इज नोन एज बीड इन शेखावाटी रीजन। इसमें फेमस बीड होते हैं, जैसे कोई झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से है तो झुंझुनू से, और जैसे ही खेतड़ी की यानी बगड़ की ओर चलते हैं, एक बड़ा बीड आता है बगड़ का, बगड़ नोट दगड़, बगड़। तो झुंझुनू की ओर एक फेमस बगड़ का बीड, ये बीड कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल है। ये कंजर्वेशन रिजर्व वाइल्ड लाइफ पढ़ाएंगे तब आएंगे, राजस्थान में 36 कंजर्वेशन रिजर्व हैं अभी। यानी जिस एरिया में बहुत ज़्यादा वन्य जीव नहीं होते तो उसको हम नेशनल पार्क में काउंट नहीं कर सकते, ना सेंचुरी बना सकते, लेकिन उसको कंजर्वेशन रिजर्व बना सकते हैं, एक संरक्षित या आरक्षित क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। तो राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व बढ़ते बढ़ते 36 हैं, जिसमें एक बीड झुंझुनू यानी ये वाला शामिल है। कुछ समय पहले ये अपना फतेहपुर भी शामिल कर लिया, सीकर में जो है फतेहपुर का बीड। तो शेखावाटी की जो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं, उसमें 3-4 शब्द जुड़े हुए हैं। एक तो कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर यानी तोरावाटी। दूसरा शब्द, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पानी के जो कच्चे कुएं हैं, जोहड़। इस साइड में पानी के जो तालाब बनते हैं उनको सर कहा जाता है। और इस क्षेत्र में पास्चर लैंड या जो चारागाह भूमियां होती हैं उनको उनको बीड कहा जाता है। तो इसमें एक तो एरिया लिखिएगा, एरिया थोड़ा लिखा भी, शेखावाटी इंद्रपुरा में लिखे। इस क्षेत्र का विस्तार चूरू, सीकर, झुंझुनू एवं नीमका थाना में है। इस क्षेत्र का विस्तार, दिस रीजन इज मोस्टली एक्सटेंट इन चूरू, सीकर, झुंझुनू एंड नीमका थाना। इस क्षेत्र का विस्तार चूरू, सीकर, झुंझुनू, एक नया जिला भी लिख देना, एवं नीमका थाना में। दिस रीजन या दिस ज्योग्राफिकल एरिया लिख दो चाहे, इज मेनली एक्सटेंट इन चूरू, सीकर, झुंझुनू एंड नीमका थाना। ये लगभग इन शेखावाटी के नाम से अपने हरियाणा बॉर्डर पे बात की थी इन सब की, जिसमें वर्तमान सीकर बॉर्डर पे नहीं। इसके बाद में इसमें लिखे विशेषता, शेखावाटी में जो करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में पहले लिखे तोरावाटी। कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को, अपवाह क्षेत्र यानी जहां से बहती है, उस क्षेत्र को कहा जाता है अपवाह क्षेत्र। जो फै वाला होता है अफवाह, वो भ्रांति होती है। तो कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर इज नोन एज तोरावाटी। कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, जो सीकर, झुंझुनू एवं नीमका थाना में विस्तृत। इसमें चूरू नहीं लिखा जाएगा। विच इज एक्सटेंट इन, विच इज एक्सटेंट इन चूरू, सॉरी, सीकर, झुंझुनू एंड नीमका थाना। कांतली के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, जो सीकर, झुंझुनू एवं नीमका थाना में विस्तृत है या स्थित है। विच इज एक्सटेंट इन सीकर, झुंझुनू एंड नीमका थाना। इसमें नेक्स्ट शब्द लिखेगा जोहड़।
शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। शेखावाटी में पानी के कच्चे कुएं या कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। रो वेल्स ऑफ वाटर इन शेखावाटी रीजन इज नोन एज जोहड़। रो वेल्स इन शेखावाटी रीजन, वेल्स के रूप में लिखा तो आगे आप लिख दीजिए रो वेल्स ऑफ शेखावाटी, रो वेल्स ऑफ वाटर इन शेखावाटी रीजन, इन शेखावाटी रीजन आर नोन एज जोहड़। एक अपने बीकानेर में जगह आती है कंजर्वेशन रिजर्व में जिसका नाम आता है जोड़ बीड। तो वो जोड़ बीड लोकेशन है अपने जोहड़ और बीड, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ। जोड़ का एक मीनिंग लिया जाता है, बीड का एक मीनिंग लिया जाता है। जब ये बीकानेर में है को हटाकर फिर लिखे तो जोड़ बीड वहाँ एक जगह का नाम है जहाँ अपने नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर बना हुआ है, यानी राष्ट्रीय स्तर का ऊंटों का अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। तो पूरे भारत में ऊंट सर्वाधिक राजस्थान में ही है, और राजस्थान में भी मुख्यतः बीकानेर और जैसलमेर की ओर अधिक है। जिसमें बीकानेर की ओर तो एक फेस्टिवल भी होता है, ऊंट महोत्सव कैमल फेस्टिवल, और उसी क्षेत्र में उनका रिसर्च सेंटर जोड़ बीड आता है। तो जोड़ बीड शेखावाटी में कॉन्सेप्ट होते हैं जोहड़ और बीड, और बीकानेर में जगह होती है नहीं होता उसमें, जोड़ बीड ही होते हैं डायरेक्ट। उसके बाद में जोड़ के बाद में नेक्स्ट लिखिए सर। शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाबों को सर कहा जाता है। उसमें लिखिए टैंक और पॉन्ड विच आर फॉर्म्ड, विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मानसून सीजन। शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब। इसमें ये जो सब लिखा ना तालाब, तालाब को अंडरलाइन कर दीजिए। इसका मीनिंग इसके लिए शब्द यूज होता है, टैंक्स के लिए, पॉन्ड के लिए। जो तालाब बनते हैं, टैंक बनते हैं, उनके लिए शब्द होता है। तो टैंक और पॉन्ड विच आर फॉर्म ड्यूरिंग मानसून सीजन इन शेखावाटी रीजन इज नोन एज सर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, वहाँ गाँव के नाम स्थानीय वो लिखने की आवश्यकता नहीं। जैसे एक फेमस नाम आपको ध्यान है सालासर, झुंझुनू के नज़दीक के आसपास के बीकानेर के, उनके भी वहाँ बहुत सारे सर हैं। तो शेखावाटी से लेके बीकानेर के टस तक ऐसी जगह है। फिर एक लास्ट पॉइंट इसमें, शेखावाटी वाले में बीहड़, सॉरी बीड, बीहड़ नहीं, बीहड़ चंबल में होता है। शेखावाटी में चारागाह भूमियों को, इसमें लिखिए ग्रेजिंग लैंड या पास्चर लैंड ऑफ शेखावाटी रीजन इज नोन एज या इज कॉल्ड बीड। शेखावाटी में चारागाह भूमि या शेखावाटी की चारागाह भूमियों को बीड कहा जाता है। अभी शेखावाटी नहीं, कहीं पे भी चले जाओ बीड ही है, लेकिन फेमस है शेखावाटी में ज़्यादा है। ये आप नागौर की तरफ चले जाओ, वहाँ पे भी जो पशुओं को चराने के लिए जो खाली जगह होती है बीड के नाम से ही फेमस होती है, लेकिन ज़्यादातर शेखावाटी की ओर अधिक प्रचलित है। इसका कॉन्सेप्ट शेखावाटी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब एक लास्ट में जो फोर्थ नंबर पे ऊपर की तरफ है वो कौन सा है, गगर बेसिन।
घग्गर बेसिन है राजस्थान के उत्तर वाले जो जिले हैं उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़। अब गंगानगर का एक नया पार्ट और बन गया है, अनूपगढ़। तो फर्स्ट में तो इसका डिस्क्रिप्शन लिख दूं कि घग्गर बेसिन इज एक्सटेंड इन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड अनूपगढ़। घग्गर बेसिन का विस्तार या इस बेसिन का विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं अनूपगढ़ में। घग्गर बेसिन इज एक्सटेंड इन श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड अनूपगढ़। तो ऊपर वाले जीएस तो काउंट होंगे, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, उनके साथ नया जिला भी लिखना है। घग्गर बेसिन का या इसका विस्तार श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं अनूपगढ़ में है। अब इसमें घग्गर नदी जहाँ से एंट्री करती है हनुमानगढ़ वाले एरिया से, और हनुमानगढ़ तक लगभग घग्गर में पानी आता है, तो वहां तक वो कटाव करती है, गड्ढे बनाती है। गड्ढों को अपन क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं। नाली के पास का जो एरिया होता है वो किनारे वाला एरिया पाट कहलाता है। तो घग्गर का जो कैचमेंट एरिया है वो नाली और पाट के नाम से फेमस है। जैसे आप नदी के किनारे पे बैठे हो तो नदी जहाँ से बहेगी वहां गड्ढा बनाएगी। जैसे अपने घर के सामने से पानी बहता है, तो जब पानी बहता है तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो कोई नदी नहीं होती। या आप बाई चांस नाली में गिर गए फिसल के, तो ये नहीं कहा जाएगा कि भाई ये नदी में गिर गए, तो क्योंकि वो छोटा ड्रेनेज सिस्टम है इसका, उसको क्या बोला जाएगा? नाली। तो घग्गर वर्तमान में नाली के रूप में ही आती है, यानी जो आती है तो छोटे गड्ढे बनाती है वो, इसका उनको नाली कहते हैं। तो अपने घर के सामने जो छोटा गड्ढा जिससे पानी निकलता है वो नाली होती है, और वो नाली आगे जाके एक बड़े नाले से कनेक्ट होती है, तो वो नाला होता है। अब नाली के जो पास का एरिया होता है उसको हम कहते हैं पाट। पाट यानी किनारा, जैसे नदियों के पास में होता है। तो ये जो घग्गर का जो कैचमेंट एरिया वो नाली यानी गड्ढे वाला एरिया नाली, और उसके पास वाला एरिया क्या कहलाता है? पाट। तो ये हनुमानगढ़ में ज्यादा प्रचलित है, नाली और पाट। उस साइड में तो हनुमानगढ़ में घग्गर जाती है तो कहते हैं नाली है, नाली का क्षेत्र। जैसे लूनी का जो क्षेत्र होता है उसको जालोर वाले कहते हैं रेल और नाड़ा, उसको वहाँ नदी के अंदर यूज करते हैं। तो हम आगे जब नदी पढ़ेंगे तो उसमें लिखेंगे भी कि कैचमेंट एरिया ऑफ लोनी रिवर इज नोन एज रेल और नाड़ा इन जालोर डिस्ट्रिक्ट। तो लोनी के क्षेत्र को जालोर में रेल और नाड़ा कहा जाता है, क्योंकि नहर को बिगाड़ते हुए उन्होंने नाड़ा बना दिया। बाकी नाड़ा तो अपने पायजामे में, घाघरे में, उनमें यूज होता है। तो इसमें विशेषताओं में लिखेगा नाली और पाट। नाली ऑब्लिक पाट। जैसे यहाँ ये हल्के गड्ढे बनाती है इस कारण ये नाली के नाम से, या नाली के पास वाले भाग को पाट। पाकिस्तान में जाती है तो इसके उपजाऊ मैदानी भाग को वहां बोला जाता है हकरा। तो जो अच्छा भाग या अच्छा मैदानी भाग होता है तो उसके लिए एक फारसी शब्द यूज होता है हकरा, जो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर की ओर ट्रेंड में भी है। कोई बढ़िया काम करता है उसको कहें हकरे काम करो। हकरा यानी बढ़िया, अच्छे से जो काम करता है। तो ये हकरा घग्गर का कैचमेंट एरिया पाकिस्तान में कहलाता है। तो इसके कैचमेंट एरिया के दो नाम है, जब नदी पढ़ेंगे आगे अपने ड्रेनेज सिस्टम आएगा उसमें दोनों लिखवाएंगे, क्योंकि अभी हम राजस्थान का हिस्सा ही पढ़ रहे हैं। तो कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज नाली और पाट एंड नोन एज हकरा इन पाकिस्तान। इसके कैचमेंट एरिया को पाकिस्तान की ओर हकरा कहा जाता है, यानी अच्छा और उपजाऊ मैदानी भाग है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा फूड ग्रेन यही होता है, अनाज सबसे ज्यादा। इस कारण गंगानगर को क्या कहा जाता है? अनाज का भंडार या अन्न भंडार कहा जाता है राजस्थान का। तो इसमें नाली और पाट में लिखेगा। हनुमानगढ़ में घग्गर के अपवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। जैसे शेखावाटी वाले में कांतली के कैचमेंट एरिया को तोरावाटी, तो सेम वैसे ही एक कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर। घग्गर के अपवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली या पाट कहा जाता है। और हनुमानगढ़ पहले लिख दिया तो आगे नदी का नाम लिख दो कि हनुमानगढ़ में घग्गर के अपवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर इज नोन एज नाली और पाट इन हनुमानगढ़ रीजन या इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब नदी पढ़ेंगे उस टाइम लिखवाएंगे इस नाली के पास में एक भेड़ की नस्ल भी पाली जाती है, वो नाली कहलाती है। तो नाली कैचमेंट एरिया भी होता है, और यहाँ एक सिप ब्रीड भी होती है। ये हालांकि यहीं लिख दो, नोट में लिख दो।
नोट में लिखिएगा। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली कहा जाता है। ए शिप ब्रीड इज आल्सो नोन एज नाली इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली या पाले जाने वाली एक ही बात है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली कहा जाता है। तो ए शिप ब्रीड इज आल्सो नोन एज नाली इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में भेड़ की नस्ल को भी नाली कहते हैं। तो नाली शब्द है तो एग्जाम में दोनों ही लिख के आने होते हैं कि कैचमेंट एरिया ऑफ गगर इज नोन एज नाली इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और उसके नजदीक पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली। अब इस गगर के मैदान में एक मिट्टी पाई जाती है, ये इसमें लास्ट पॉइंट। अब वो जो मिट्टी होती है वो चिकनी मिट्टी होती है जिसको बोलते हैं काठी, काठी या बग्गी। अब ये जो शब्द है ये शेखावाटी वालों का ज्यादा सुना हुआ है। पर्सनली तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ की ओर। जैसे अपने घरों में जो मकान बने हुए थे गाँव के अंदर, घर के चारों का जैसे मकान तो थोड़े से एरिया में होते हैं, वहाँ जमीन ज़्यादा खुली रखते हैं अपन, जिसको हम गुआड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुआड़ी कहा जाता है। ये जो जगह होती है इसमें ज़्यादातर मिट्टी रहती है। हालांकि आजकल तो लोग संपन्न होने लग गए हैं, इसमें कोटा स्टोन जुड़वाने लग गए हैं। साइड में यहाँ घास लगी रहती है या ट्रैक बना लेते हैं, इसमें अपनी थार 4x4 खड़ी करते हैं। तो ये जो जगह होती थी पहले गाँव के अंदर, यहाँ मिट्टी होती और बारिश जिस दिन अच्छे से होती तो इसमें जो बलुई मिट्टी यानी रेतीली मिट्टी होती है वो पानी के साथ बह के बाहर निकल जाती घर से। लेकिन घर में कुछ ऐसा हिस्सा भी होता है जहाँ चिकनी मिट्टी होती, यानी जहाँ पे लोमी सोइल होती। अब लोमी सोइल या चिकनी मिट्टी, आपको पता है चिकनी मिट्टी की पकड़ अच्छी होती, उसका कटाव इजीली नहीं होता। तो हम कहते थे जैसे घर से बाहर निकलते कि बालू रेत तो पानी के साथ बह गई, सैंडी सोइल तो, और काठड़ी काठड़ी बची है, यानी जो लोमी सोइल होती है वो बचती है। तो घग्गर की चिकनी और उपजाऊ मिट्टियों को क्या कहा जाता है? काठी, जिसमें मुख्यतः गन्ना, चावल, गेहूं और जो अपना कपास वाला जो पार्ट, ये अधिक बोया जाता है। तो जिसमें दो तो अपनी केस क्रॉप्स हो गई जिनसे आमदनी अधिक प्राप्त होती है, कपास और गन्ना। दो मेन फूड ग्रेन हो गए, गेहूं और चावल। तो मुख्यतः ये फसलें इस क्षेत्र में अधिक होती हैं। उनके पीछे ये मुख्यतः चिकनी और उपजाऊ मिट्टी कारण होती। तो इसमें काठी में लिखेगा घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टियों को, घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी को काठी या बग्गी कहा जाता है। loamy and fertile soil loamy and fertile soil of Ghaggar basin is known as या is called काठी और बग्गी। तो लोमी और फर्टाइल सोइल होती हैं, चिकनी और उपजाऊ मिट्टियां होती हैं। तो लोमी एंड फर्टाइल सोइल ऑफ घग्गर बेसिन इज नोन एज या इज कॉल्ड काठी और बग्गी। जिसमें नेक्स्ट लाइन में लिख दो, इसमें उत्पादित प्रमुख फसलें इन विच प्रोड्यूस्ड मेन क्रॉप्स, इसमें या जिसमें उत्पादित प्रमुख फसलें, दो अनाज के नाम लिख दो, गेहूं, चावल, व्हीट, राइस, और दो केस क्रॉप्स के नाम लिख दो, कपास एवं गन्ना, कॉटन एंड शुगर कैन। इन विच प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर कैन, जिसमें उत्पादित प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, कपास एवं गन्ना। तो ये आपका सेमेरी डेजर्ट कंप्लीट।